ओम ओम ओम। आज हम फिर से जो द ऑफिसर्स एकेडमी का जो नोट्स है उसको पढ़ेंगे, जिसमें आज का ये लगभग मेरा ये छठा वीडियो है, अर्थात ये अंतिम वीडियो है। ठीक है, इसमें आज हम संविधान की अनुसूची एवं भाग से संबंधित तथ्यों को देखेंगे और वरीयता क्रम और संसद से संबंधित जो भी तथ्य है उसको देखेंगे। और ये सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग सभी वीडियो को बढ़िया से देखें। और ये पेज नंबर 99 से लेकर 114 तक के इसी को देखेंगे। और ये लगभग मेरा छठा वीडियो है। कौन सा वीडियो है? छठा वीडियो है, जिसमें हम राज्य व्यवस्था का पॉलिटी का संविधान की अनुसूची एवं भाग से संबंधित तथ्यों को देखेंगे और वरीयता क्रम और संसद से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। संविधान की अनुसूची पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ के नाम और उनकी सीमाएं दी गई है। पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ क्षेत्र के नाम और उनकी सीमाएं दी गई है। पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ क्षेत्र के नाम एवं उनकी सीमाएं दी गई है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और विशेषाधिकार राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते से संबंधित तथ्यों को दिए गए हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और विशेषाधिकार दिए गए हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति से संबंधित तथ्यों को दिए गए हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान संघ के मंत्री, राज्य मंत्री एवं संसद सदस्य, संसद, राज्य विधानमंडल हेतु निर्वाचित अभ्यर्थी, सर्वोच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से संबंधित तथ्यों को दिए गए हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान संघ के मंत्री, राज्य मंत्री एवं संसद सदस्य, संसद, राज्य विधानमंडल हेतु निर्वाचित अभ्यर्थी, सर्वोच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और कैग से संबंधित शपथ या प्रतिज्ञान दिए गए तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किए गए हैं। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध किए गए हैं। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध किए गए हैं। सातवीं अनुसूची में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय दिए गए हैं। सातवीं अनुसूची में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय दिए गए हैं। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं, मूल रूप से 14 भाषाएं दिए गए हैं। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं दिए गए जो मूल रूप से 14 भाषाएं थी। नौवीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा शामिल इसके विषय न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर, हालांकि 2007 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार मूल अधिकारों के उल्लंघन वाले विषयों की समीक्षा की जा सकती है। नवीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा शामिल इसके विषय न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है, हालांकि 2007 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार मूल अधिकारों के उल्लंघन वाले विषय की समीक्षा की जा सकती है। ये नवीं अनुसूची में दी गई है। 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल कानून को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल कानून को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन में 29 विषय जोड़े गए। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन कर 29 विषय जोड़े गए। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन कर 18 विषय जोड़े गए। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका संबंधित है, 74वां संविधान संशोधन कर 18 विषय जोड़े गए। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। ये भाषाएं हैं असमिया, बंगला, बोरो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू।
संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। असमिया, बंगला, बोरो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू है। सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संशोधन के अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में 71वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। बोरो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। बोरो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। भाग 4 के क मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भाग 4 के क मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भाग 5 संघ सरकार से संबंधित है। भाग 5 संघ सरकार से संबंधित है। भाग 6 राज्य सरकार से संबंधित है। भाग 6 राज्य सरकार से संबंधित है। भाग 7 राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख निरस्त कर दिया गया है। भाग 7 राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 9 पंचायती से संबंधित है। भाग 9 पंचायती से संबंधित है। भाग 9 के क नगरपालिका से संबंधित है। भाग 9 के क नगरपालिका से संबंधित है। भाग 9 के ख सहकारी समितियाँ से संबंधित है। भाग 9 के ख सहकारी समितियाँ से संबंधित है। भाग 10 अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। भाग 10 अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है। भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद से संबंधित है। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद से संबंधित है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम संघ से संबंधित है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम से संबंधित है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं से संबंधित है। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं से संबंधित है। भाग 14 का अधिकरण से संबंधित है। भाग 14 का अधिकरण से संबंधित है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। भाग 18 में आपात उपबंध दिया गया है। भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 19 में प्रकीर्णन से संबंधित है। भाग 19 प्रकीर्णन से संबंधित है। भाग 20 संविधान का संशोधन करने से संबंधित है। भाग 20 के तहत संविधान का संशोधन किया जा सकता है। भाग 21 के तहत अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध दिया गया है। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध दिए गए हैं। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है। भाग 22 संक्षिप्त नाम दिया गया है प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत और पाठ और निरसन से संबंधित है। अब देखेंगे वरीयता क्रम और संसद संबंधी जो भी तथ्य है उसको देखेंगे। संवैधानिक अधिकारियों का वरीयता क्रम प्राधिकरण। 1 नंबर में आता है राष्ट्रपति। 1 नंबर में आता है राष्ट्रपति। 2 नंबर पर आता है उपराष्ट्रपति। 2 नंबर पर आता है उपराष्ट्रपति। 3 नंबर पर आता है प्रधानमंत्री। 3 नंबर पर आता है प्रधानमंत्री। 4 नंबर पर आता है राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में। 4 नंबर पर आता है राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में। 5 नंबर पर आता है भूतपूर्व राष्ट्रपति। 5 नंबर पर आता है भूतपूर्व राष्ट्रपति। 6 नंबर पर आता है भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। 6 नंबर पर आता है भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष।
7 नंबर पर आता है केंद्र के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में, ये सभी 7 नंबर पर आते हैं। 7 नंबर पर आते हैं केंद्र के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में, ये सभी 7 नंबर पर आते हैं। 7 नंबर के कॉम में आते हैं भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। 7 नंबर के कॉम में आते हैं भारत नंबर से सम्मानित व्यक्ति। 8 नंबर में आते हैं भारत स्थित विदेशों के राजदूत तथा राष्ट्रमंडल, देशों के उच्चायुक्त, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य के बाहर और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य के बाहर, ये सभी 8 नंबर पर आते हैं। 8 नंबर पर आते हैं भारत स्थित विदेशों के राजदूत तथा राष्ट्रमंडल, देशों के उच्चायुक्त, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य के बाहर, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य के बाहर, ये सभी 8 नंबर पर आते हैं। 9 नंबर पर आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 9 नंबर पर आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 9 नंबर के कॉम में आते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये सभी 9 नंबर के कॉम में आते हैं। 9 नंबर कॉम में आते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 9 नंबर कॉम में आते हैं। 10 नंबर में आते हैं राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, केंद्र के राज्य मंत्री, ये सभी 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर पे आते हैं राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, केंद्र के राज्य मंत्री, ये सभी 10 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर पर आते हैं भारत के महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, उपराज्यपाल अपने संघ शासित क्षेत्र में, ये सभी 11 नंबर पर आते हैं। 11 नंबर पर आते हैं भारत के महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, उपराज्यपाल अपने संघ शासित क्षेत्रों में, ये सभी 11 नंबर पर आते हैं। 12 नंबर पर आते हैं जनरल अथवा उसके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष। 12 नंबर पर आते हैं जनरल अथवा उसके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष, ये सब 12 नंबर पर आते हैं। संसद, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। संसद, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है भारत का संसद। संवैधानिक प्रावधान भाग 5 में दिया गया, अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक में संसद संबंधी तथ्य दिए गए हैं। संसद में संवैधानिक प्रावधान दिया गया भाग 5 में, और अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक में संसद संबंधी तथ्य दिए गए हैं। संसद का अंग है राष्ट्रपति, राज्यसभा, उच्च सदन एवं उच्च सदन है अनुच्छेद 80 के तहत, और लोकसभा, निम्न सदन है अनुच्छेद 81 के तहत है। संसद का कार्य, संसद का अंग है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद का अंग है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। उच्च सदन दिया गया अनुच्छेद 80 में, और निम्न सदन दिया गया है अर्थात लोकसभा दिया गया अनुच्छेद 81 में। संसद कार्य है केंद्र स्तर पर विधि निर्माण करना। संसद कार्य है केंद्र स्तर पर विधि का निर्माण करना। लोकसभा, लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुआ। लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुआ। सदस्य, लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र सीमा है 25 वर्ष है। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र सीमा है 25 वर्ष है। लोकसभा की सीट संख्या है कुल 555, राज्यों से 530 है और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 है। लोकसभा के सीट संख्या है कुल 550 है, राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 है। लोकसभा की वर्तमान स्थिति है 543 है, 524 प्लस 19 है। लोकसभा की वर्तमान स्थिति है 543 है, 524 है राज्यों से और 19 है यूटी से। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष है गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष है गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष है मीरा कुमार। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष है मीरा कुमार। लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष है 17वीं लोकसभा का ओम बिरला। लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष है 17वीं लोकसभा के ओम बिरला। लोकसभा को 17हूत या 17वासान एवं विघटन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा को 17हूत या 17वासान एवं विघटन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट स्थान आरक्षित करता है। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित करता है।
अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का नामांकन 104वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का नामांकन होता है था, जो 104वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रहेगी। 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रहेगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली है। परीक्षा उपयोगी तथ्य। केंद्र सरकार का विधायी अंग संसद है। केंद्र सरकार का विधायी अंग संसद है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से। आपात में लोकसभा विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है एक बार में 1 वर्ष तक अनिश्चित काल तक। आपातकाल में लोकसभा विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है एक बार में 1 वर्ष तक अनिश्चित काल तक। पाँचवीं लोकसभा 1971 से 77 का कार्यकाल 2 बार बढ़ा था। पाँचवीं लोकसभा 1971 से 77 तक का कार्यकाल 2 बार बढ़ा था। लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच अंतर नहीं होगा 6 माह से अधिक का। लोकसभा के एक सत्र का अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच अंतर नहीं होगा 6 माह से अधिक का। लोकसभा या राज्यसभा का कोरम गणपूर्ति होता है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। लोकसभा या राज्यसभा का कोरम गणपूर्ति होता है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठ संसद। आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठ संसद। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है लोकसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति और विधानसभा के संदर्भ में राज्यपाल। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है लोकसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति और विधानसभा के संदर्भ में राज्यपाल। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया गणेश वासुदेव मावलंकर के द्वारा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया गणेश वासुदेव मावलंकर के द्वारा। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत। चुनावी खर्च सीमा जनवरी 2022 में अधिसूचना जारी किया गया, जिसमें लोकसभा में 95 लाख, छोटे राज्यों प्लस यूटी में 75 लाख है और विधानसभा में 40 लाख। छोटे राज्यों प्लस यूटी में 28 लाख किया जा सकता है। चुनावी खर्च क्या है? जनवरी 2022 की अधिसूचना में आया है कि लोकसभा में 95 लाख, छोटे राज्यों प्लस यूटी में 75 लाख किया जा सकता है और विधानसभा में 40 लाख, छोटे राज्यों प्लस यूटी में 28 लाख किया जा सकता है। संसद में सीटों का बंटवारा क्रम। राज्यों केंद्र शासित प्रदेश, राज्यसभा में सीटों की संख्या और लोकसभा में सीटों की संख्या। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा में सीटों की संख्या 11 है और लोकसभा में सीटों की संख्या 25 है। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सदस्यों की संख्या 11 है और लोकसभा में 25 है। अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा में 1 है और लोकसभा में 2 है। अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा में 1 है और लोकसभा की सदस्यों की संख्या 2 है। अरुणाचल प्रदेश में। असम में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 7 है और लोकसभा की 14 है। असम में राज्यसभा की सीट 7 है और लोकसभा की 14 है। बिहार में राज्यसभा की सीट कितना है?
16 है। बिहार में राज्यसभा की सीट 16 है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीट 5 है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीट 5 है। गोवा में राज्यसभा की सीट 1 है। गोवा में राज्यसभा की सीट 1 है। गुजरात में राज्यसभा की सीट 11 है। गुजरात में राज्यसभा की सीट 11 है। हरियाणा में राज्यसभा की सीट 5 है। हरियाणा में राज्यसभा की सीट 5 है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीट 3 है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीट 3 है। झारखंड में राज्यसभा की सीट 6 है। झारखंड में राज्यसभा की सीट 6 है। कर्नाटक में राज्यसभा की सीट 12 है। कर्नाटक में राज्यसभा की सीट 12 है। केरल में राज्यसभा की सीट 19 है। केरल में राज्यसभा की सीट 19 है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीट 11 है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीट 11 है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीट 19 है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीट 19 है। मणिपुर में राज्यसभा की सीट 1 है। मणिपुर में राज्यसभा की सीट 1 है। और बिहार में लोकसभा की सीट 40 है। बिहार में लोकसभा की सीट 40 है। और छत्तीसगढ़ में 11 सीट है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीट 11 है। और गोवा में 2 है लोकसभा की सीट। गोवा में 2 है लोकसभा की सीट। गुजरात में 26 है लोकसभा की सीट। गुजरात में 26 है लोकसभा की सीट। हरियाणा में 10 है लोकसभा की सीट। हरियाणा में 10 है लोकसभा की सीट। हिमाचल प्रदेश में 4 है लोकसभा की सीट। हिमाचल प्रदेश में 4 है लोकसभा की सीट। झारखंड में 14 है लोकसभा की सीट। झारखंड में 14 है लोकसभा की सीट। और कर्नाटक में 28 है लोकसभा की सीट। कर्नाटक में 28 है लोकसभा की सीट। केरल में 20 है लोकसभा की सीट। केरल में 20 है लोकसभा की 30 सीट। मध्य प्रदेश में 29 है लोकसभा की सीट। मध्य प्रदेश में 29 है लोकसभा की सीट। महाराष्ट्र में 48 है लोकसभा की सीट। महाराष्ट्र में 48 है लोकसभा की सीट। मणिपुर में 2 है लोकसभा की सीट। मणिपुर में 2 है लोकसभा की सीट। मेघालय में राज्यसभा की सीट 1 है। मेघालय में राज्यसभा की सीट 1 है। मिजोरम में राज्यसभा की सीट 1 है। मिजोरम में राज्यसभा की सीट 1 है। नागालैंड में राज्यसभा की सीट 1 है। नागालैंड में राज्यसभा की सीट 1 है। उड़ीसा में राज्यसभा की सीट 10 है। उड़ीसा में राज्यसभा की सीट 10 है। पंजाब में राज्यसभा की सीट 7 है। पंजाब में राज्यसभा की सीट 7 है। राजस्थान में राज्यसभा की सीट 10 है। राजस्थान में राज्यसभा की सीट 10 है। सिक्किम में राज्यसभा की सीट 1 है। सिक्किम में राज्यसभा की सीट 1 है। तमिलनाडु में राज्यसभा की सीट 18 है। तमिलनाडु में राज्यसभा की सीट 18 है। तेलंगाना में राज्यसभा की सीट 7 है। तेलंगाना में राज्यसभा की सीट 7 है। त्रिपुरा में राज्यसभा की सीट 1 है। त्रिपुरा में राज्यसभा की सीट 1 है। उत्तराखंड में राज्यसभा की सीट 3 है। उत्तराखंड में राज्यसभा की सीट 3 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट 31 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट 31 है। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीट 16 है। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीट 16 है। और मेघालय में लोकसभा की सीट 2 है। मेघालय में लोकसभा की सीट 2 है। मिजोरम में लोकसभा की सीट 1 है। मिजोरम में लोकसभा की सीट 1 है। नागालैंड में लोकसभा की सीट 1 है। लोकसभा मिजोरम नागालैंड में लोकसभा की सीट 1 है। उड़ीसा में लोकसभा की सीट 21 है। उड़ीसा में लोकसभा की सीट 21 है। पंजाब में लोकसभा की सीट 13 है। पंजाब में लोकसभा की सीट 13 है। राजस्थान में लोकसभा की सीट 25 है। राजस्थान में लोकसभा की सीट 25 है। सिक्किम में लोकसभा की सीट 1 है। सिक्किम में लोकसभा की सीट 1 है। तमिलनाडु में लोकसभा की सीट 39 है। तमिलनाडु में लोकसभा की सीट 39 है। तेलंगाना में लोकसभा की सीट 17 है। तेलंगाना में लोकसभा की सीट 17 है। त्रिपुरा में लोकसभा की सीट 2 है। त्रिपुरा में लोकसभा की सीट 2 है। उत्तराखंड में लोकसभा की सीट 5 है। उत्तराखंड में लोकसभा की सीट 5 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80 है। और पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीट 5 है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीट 5 है। केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की सीट 4 है और लोकसभा की सीट 5 है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की सीट 4 है और लोकसभा की सीट 5 है। लद्दाख में राज्यसभा की सीट नहीं है और केंद्र और लोकसभा की सीट 1 है। लद्दाख में राज्यसभा की सीट 0 है और लोकसभा की सीट 1 है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राज्यसभा की सीट 0 है और 1 है लोकसभा की सीट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लोकसभा की सीट 1 है। चंडीगढ़ में लोकसभा की सीट 1 है। चंडीगढ़ में लोकसभा की सीट 1 है। दादरा और नगर हवेली तथा दमन में लोकसभा की सीट 2 है। दादरा तथा और नगर हवेली में दमन दीव में लोकसभा की सीट 2 है। और दिल्ली में राज्यसभा की सीट 3 है और एथी की सीट 7 है लोकसभा के। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राज्यसभा की सीट 3 है और लोकसभा की सीट 7 है। लक्षद्वीप में और लोकसभा की सीट 1 है। लक्षद्वीप में लोकसभा की सीट 1 है।
और पुदुचेरी में लोकसभा की सीट एक है। पुदुचेरी में लोकसभा की सीट एक है। नामित सदस्य 12 है। नामित राज्यसभा में नामित सदस्य कितना होता है? 12। और लोकसभा में नामित सदस्य 2 होता है। राज्यसभा में नामित सदस्य 12 और लोकसभा में नामित सदस्य 2 होता है। कुल 245 राज्यसभा की सीट है। कुल 245 राज्यसभा की सीट है और 545 लोकसभा की सीट है। 545 सीट है। 545 लोकसभा की सीट है। 245 राज्यसभा की सीट है। केंद्र शासित प्रदेश में केवल जम्मू कश्मीर और दिल्ली में और पुदुचेरी में क्या है? राज्यसभा की सीटें हैं। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा नाम, कार्यकाल। पहली लोकसभा अध्यक्ष है गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसका कार्यकाल 1952 से लेकर 1956 तक रहा। जो 1956 में निधन हो गया, तो फिर 1956 से 1957 तक रहा M.A. अयंगर। पहला लोकसभा अध्यक्ष है गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसका कार्यकाल 1952 से लेकर 1956 तक रहा, लेकिन 1956 में निधन होने के कारण फिर 1956 से लेकर 1957 तक कार्यकाल किया M.A. अयंगर, जो पहली लोकसभा अध्यक्ष है। दूसरी लोकसभा अध्यक्ष है M.A. अयंगर, जो इसका कार्यकाल 1957 से 1962 तक था। दूसरी लोकसभा अध्यक्ष था M.A. अयंगर, 1957 से 1962 तक। तीसरा लोकसभा अध्यक्ष है हुकुम सिंह, 1962 से लेकर 1967 तक। तीसरी लोकसभा अध्यक्ष है हुकुम सिंह, 1962 से लेकर 1967 तक। चौथी लोकसभा अध्यक्ष है नीलम संजीव रेड्डी, 1967 से 1969 तक रहा, फिर त्यागपत्र दे दिया तो डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लो बना 1969 से लेकर 1971 तक। चौथा लोकसभा अध्यक्ष रहा नीलम संजीव रेड्डी, जो इसका कार्यकाल 1967 से लेकर 1969 तक रहा, जो त्यागपत्र दे दिया 1969 में, तो फिर डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लो बना 1969 से लेकर 1971 तक। पाँचवीं लोकसभा अध्यक्ष रहा डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्ला, जो इसका कार्यकाल 1971 से लेकर 1975 तक रहा, जो 1975 में त्यागपत्र दे दिया, तो फिर बलीराम भगत बना 1976 से 1977 तक। पाँचवीं लोकसभा अध्यक्ष रहा डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्ला, जिसका कार्यकाल 1971 से लेकर 1975 तक रहा, और फिर त्यागपत्र दे दिया, तो फिर बलीराम भगत बना 1976 से लेकर 1977 तक। छठा लोकसभा अध्यक्ष रहा नीलम संजीव रेड्डी, जिसका कार्यकाल 1977 से लेकर 1977 तक रहा। 1977 में त्यागपत्र दे दिया, तो फिर बना KD हेगड़े, फिर इसका कार्यकाल 1977 से लेकर 1979 तक रहा। सातवीं लोकसभा अध्यक्ष बना डॉक्टर बलराम जाखड़, जिसका कार्यकाल 1980 से लेकर 1985 तक रहा। आठवीं लोकसभा अध्यक्ष बना डॉक्टर बलराम जाखड़, जिसका कार्यकाल 1985 से लेकर 1989 तक रहा। नौवीं लोकसभा अध्यक्ष बना रवि राय, जिसका कार्यकाल 1989 से लेकर 1991 तक रहा। 10वीं लोकसभा अध्यक्ष बना शिवराज V. पाटिल, जिसका कार्यकाल 1991 से लेकर 1996 तक रहा। 11वीं लोकसभा अध्यक्ष बना P.A. संगमा, जिसका कार्यकाल 1996 से लेकर 1998 तक रहा। 12वीं लोकसभा अध्यक्ष बना G.M.C. बाल योगी, जिसका कार्यकाल 1998 से लेकर 1999 तक रहा। 13वीं लोकसभा अध्यक्ष बना G.M.C. बाल योगी, जिसका कार्यकाल 1999 से लेकर 2002 तक रहा। 2002 में निधन हो गया, तो फिर बना मनोहर जोशी, 2004 से लेकर 2004 तक रहा। 14वीं लोकसभा अध्यक्ष बना सोमनाथ चटर्जी, जिसका कार्यकाल 2004 से लेकर 2009 तक रहा। 16वीं लोकसभा अध्यक्ष बना सुमित्रा महाजन, जिसका कार्यकाल 2014 से लेकर 2019 तक रहा। 16वीं लोकसभा अध्यक्ष बना सुमित्रा महाजन, जिसका कार्यकाल 2014 से लेकर 2019 तक रहा। फिर 17वीं लोकसभा अध्यक्ष बना ओम बिरला, जिसका कार्यकाल 2019 से लेकर अब तक है। 17वीं लोकसभा अध्यक्ष बना ओम बिरला, जिसका कार्यकाल 2019 से लेकर अब तक है। संसद संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संसद संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिया गया है, इसमें संबंधित विषय वस्तु दिया गया है। अनुच्छेद 19 के तहत संसद का गठन किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 के तहत संसद का गठन किया जा सकता है। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का संगठन किया जा सकता है। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का संगठन किया जा सकता है। अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का संगठन किया जा सकता है। अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का संगठन किया जा सकता है। अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनर्समायोजन किया जा सकता है। अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनर्समायोजन किया जा सकता है। अनुच्छेद 83 के तहत संसद के सदनों की अवधि बढ़ाई जा सकती है।
अनुच्छेद 83 के तहत संसद के सदनों की अवधि बढ़ाई जा सकती है। अनुच्छेद 84 के तहत संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है। अनुच्छेद 85 के तहत संसद के सत्र 17वां एवं विघटन भंग किया जा सकता है। अनुच्छेद 85 के तहत संसद के सत्र 17वां एवं विघटन भंग किया जा सकता है। अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार दिया जा सकता है। अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति के सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार दिया जा सकता है। अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति का विशेष संबोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति का विशेष संबोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 88 के तहत सदनों के प्रति मंत्रियों एवं अटॉर्नी जनरल के अधिकार दिए जा सकते हैं। अनुच्छेद 88 के तहत सदनों के प्रति मंत्रियों एवं अटॉर्नी जनरल का अधिकार दिया जा सकते हैं। अनुच्छेद 88 के तहत सदनों के प्रति मंत्रियों एवं अटॉर्नी जनरल को अधिकार दिए जा सकते हैं। संसद के पदाधिकारीगण संसद के पदाधिकारीगण। अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति का गठन किया जा सकता है। अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति संबंधित है। अनुच्छेद 90 संबंधित है राज्यसभा के उपसभापति की रिक्त त्यागपद तथा विमुक्ति से। अनुच्छेद 90 संबंधित है राज्यसभा के उपसभापति की रिक्ति त्यागपद तथा विमुक्ति से। अनुच्छेद 91 संबंधित है सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा कार्य करने की उपस्थिति उपसभापति की शक्ति से। अनुच्छेद 91 संबंधित है सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा कार्य करने की उपसभापति की शक्ति से। अनुच्छेद 92 संबंधित है सभापति अथवा उपसभापति के सदन की अध्यक्षता से विरत रहने पर। अनुच्छेद 92 संबंधित है सभापति अथवा उपसभापति का सदन की अध्यक्षता से विरत रहने पर। अनुच्छेद 93 संबंधित है लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से। अनुच्छेद 93 संबंधित है लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से। अनुच्छेद 94 संबंधित है लोकसभा तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति त्यागपद तथा विमुक्ति से। अनुच्छेद 94 संबंधित है लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति त्यागपद तथा विमुक्ति से। अनुच्छेद 95 संबंधित है लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन अथवा कार्य करने की शक्ति से। अनुच्छेद 95 संबंधित है लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन अथवा कार्य करने की शक्ति से। अनुच्छेद 96 संबंधित है लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का सदन की अध्यक्षता से विरत रहने पर। अनुच्छेद 96 संबंधित है लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का सदन की अध्यक्षता से विरत रहने पर। अनुच्छेद 97 संबंधित है सभापति एवं उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते से। अनुच्छेद 97 संबंधित है सभापति एवं उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते से। अनुच्छेद 98 संबंधित है संसद सचिवालय से। अनुच्छेद 98 संबंधित है संसद सचिवालय से। कार्यवाही का संचालन। अनुच्छेद 99 संबंधित है सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण से संबंधित है। अनुच्छेद 99 संबंधित है सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण से। सदस्य का योग्यता। अनुच्छेद 101 संबंधित है सीटों की रिक्ति से। अनुच्छेद 101 संबंधित है सीटों की रिक्ति से। अनुच्छेद 102 संबंधित है सदस्यता से अयोग्यता ठहराना से। अनुच्छेद 102 संबंधित है सदस्यता से अयोग्यता ठहराने से। अनुच्छेद 103 संबंधित है सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय करने से। अनुच्छेद 103 संबंधित है सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय करने से। संसद तथा इसके सदस्यों की शक्तियाँ विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा। अनुच्छेद 105 संबंधित है संसद के सदनों तथा इसके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियों तथा विशेषाधिकारों आदि से। अनुच्छेद 105 संबंधित है संसद के सदनों तथा इसके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियों तथा विशेषाधिकार आदि से। अनुच्छेद 106 संबंधित है सदस्यों के वेतन एवं भत्ते से। अनुच्छेद 106 संबंधित है सदस्यों के वेतन एवं भत्ते से। अनुच्छेद 110 संबंधित है धन मुद्रा विधेयक की परिभाषा से। अनुच्छेद 110 संबंधित है धन मुद्रा विधेयक की परिभाषा से। अनुच्छेद 111 संबंधित है विधेयकों की स्वीकृति से। अनुच्छेद 111 संबंधित है विधेयकों की स्वीकृति से। वित्तीय मामले में प्रक्रिया। अनुच्छेद 112 संबंधित है वार्षिक वित्तीय विवरण से। अनुच्छेद 112 संबंधित है वार्षिक वित्तीय विवरण से। अनुच्छेद 113 संबंधित है संसद में प्राकलनों से संबंधित प्रक्रिया से। अनुच्छेद 113 संबंधित है संसद में प्राकलनों से संबंधित प्रक्रिया से। अनुच्छेद 114 संबंधित है विनियोजन विधेयक से। अनुच्छेद 114 संबंधित है विनियोजन विधेयक से। अनुच्छेद 115 संबंधित है पूरक अतिरिक्त तथा अतिरिक्त अनुदान से। अनुच्छेद 115 संबंधित है पूरक
अतिरिक्त तथा अतिरेक अनुदान से। अनुच्छेद 116 संबंधित है लोका पर मतदान, ऋण एवं असाधारण अनुदानों पर मतदान से। अनुच्छेद 116 संबंधित है लेखा पर मतदान, ऋण एवं असाधारण अनुदानों पर मतदान से। अनुच्छेद 117 संबंधित है वित्तीय विधेयकों संबंधी विशेष प्रावधान पर। अनुच्छेद 117 संबंधित है वित्तीय विधेयकों संबंधी विशेष प्रावधान पर। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 123 संबंधित है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, समयावधि 6 माह और 6 सप्ताह के भीतर। अनुच्छेद 123 से संबंधित है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, समयावधि 6 माह और 6 सप्ताह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साधारण विधेयक क्या होता है? धन विधेयक क्या? साधारण विधेयक में लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी पुनः स्थापित किया जा सकता है। साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी पुनः स्थापित किया जा सकता है। साधारण विधेयक मंत्रियों द्वारा या गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पूरा स्थापित किया जाता है। साधारण विधेयक मंत्री द्वारा या गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पूरा स्थापित किया जाता है। साधारण विधेयक बिना राष्ट्रपति की संतुष्टि के पुनः स्थापित हो सकता है। साधारण विधेयक बिना राष्ट्रपति की संतुष्टि के पुनः स्थापित हो सकता है। साधारण विधेयक राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। साधारण विधेयक राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। साधारण विधेयक राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। साधारण विधेयक राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत नहीं है। साधारण विधेयक को राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत नहीं है। साधारण विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी या असहमति की अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। साधारण विधेयक से संबंधित राष्ट्रपति की मंजूरी या असहमति की अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। साधारण विधेयक के लिए लोकसभा में अस्वीकृति होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। साधारण विधेयक को लोकसभा में अस्वीकृति होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। अस्वीकृति पारित या राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। साधारण विधेयक को अस्वीकृति पारित या राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। साधारण विधेयक को आते धन विधेयक। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पुनः स्थापित होगा। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पुनः स्थापित होगा। धन विधेयक सिर्फ मंत्रियों द्वारा पुनः स्थापित किया जाता है। धन विधेयक सिर्फ मंत्रियों द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। सिर्फ राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पुनः स्थापित होगा। सिर्फ राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पुनः स्थापित होगा धन विधेयक। राज्यसभा को संशोधन या अस्वीकृत नहीं दे सकती है धन विधेयक। राज्यसभा को संशोधन या अस्वीकृति नहीं दे सकती है धन विधेयक। राज्यसभा के अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है। राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है धन विधेयक को। अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत नहीं है धन विधेयक के लिए। सिर्फ लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है। असहमति का कोई अवसर ही नहीं है। सिर्फ लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है। असहमति की कोई अवसर ही नहीं है धन विधेयक में। लोकसभा में अस्वीकृति होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। लोकसभा में अस्वीकृति होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है धन विधेयक में। अस्वीकृति या पारित तो किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनः विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता है धन विधेयक को। धन विधेयक को अस्वीकृति या पारित तो किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में SC/ST आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 130 लोकसभा में SC/ST आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 130 लोकसभा में SC/ST आरक्षण से संबंधित है। सरकारी विधेयक है। सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है। सरकारी विधेयक पारित होने की पूरी उम्मीद होती है। सरकारी विधेयक अस्वीकृति होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। पेश करने के लिए 7 दिनों का नोटिस देना पड़ेगा। संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श देना पड़ेगा। सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है। सरकारी विधेयक पारित होने की पूरी उम्मीद रहती है। सरकारी विधेयक अस्वीकृति होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। सरकारी विधेयक अस्वीकृति होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। पेश करने के लिए 7 दिनों का नोटिस भेजा जाता है। सरकारी विधेयक संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से लाया जाता है।
गैर सरकारी विधि मंत्री के अलावा किसी भी सदन द्वारा पेश किया जाता है। सार्वजनिक मामलों पर विपक्षी दल के मंतव्य को प्रदर्शित करता है। संसद में पारित होने की कम उम्मीद रहती है। स्वीकृति होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं होता है। पेश करने के लिए ऐसे प्रस्ताव के लिए 1 माह का नोटिस दिया जाता है। निर्माण संबंधी सदस्यों की जिम्मेदारी होती है। गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। गैर सरकारी विधेयक सार्वजनिक मामलों पर विपक्षी दल के मंतव्य को प्रदर्शित करता है। गैर सरकारी विधेयक संसद में पारित होने की कम उम्मीद रहता है। गैर सरकारी विधेयक अस्वीकृति होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गैर सरकारी विधेयक पेश करने के लिए ऐसे प्रस्ताव के लिए 1 माह का नोटिस भेजा जाता है। गैर सरकारी विधेयक पर और गैर सरकारी विधेयक निर्माण संबंधी सदस्य की जिम्मेदारी होती है। लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर की पहली बैठक के बाद उपस्थित सदस्यों में से चुनाव किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर का चुनाव पहली बैठक के बाद उपस्थित सदस्यों में से किया जाता है। पहली बैठक में उपस्थित सदस्यों में चुनाव किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष का। लोकसभा अध्यक्ष का शपथ एक सामान्य सांसद के तौर पर लिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के शपथ एक सामान्य सांसद के तौर पर लिया जाता है। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल लोकसभा के जीवन काल तक अगली लोकसभा की पहली बैठक तक रहता है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा के जीवन काल तक यानी अगली लोकसभा की पहली बैठक तक होता है अध्यक्ष का कार्यकाल। लोकसभा अध्यक्ष की पद की समाप्ति सदन के सदस्य नहीं रहने पर होता है और उपाध्यक्ष को लिखित इस्तीफा देकर होता है और तत्कालीन लोकसभा सदस्यों द्वारा विशेष बहुमत संकल्प द्वारा 14 दिन पूर्व सूचना देकर होता है। लोकसभा अध्यक्ष के पद की समाप्ति सदन के सदस्य नहीं रहने पर होता है। उपाध्यक्ष को लिखित इस्तीफा देकर लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है और तत्कालीन लोकसभा सदस्यों द्वारा विशेष बहुमत संकल्प द्वारा 14 दिन पूर्व सूचना देकर लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना, धन विधेयक का सत्यापन करना, दल बदल पर निहरता के प्रश्न का निपटान करना। भारतीय संसदीय समूह का पदेन सभापति होता है। लोकसभा की सभी संसदीय समिति के सभापति की नियुक्ति करता है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना, धन विधेयक का सत्यापन करना, दल बदल पर निहरता के प्रश्न का निपटान करना। भारतीय संसदीय समूह का पदेन सभापति होता है लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसदीय समूह का पदेन सभापति होता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति करता है लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष। कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति एवं सामान्य परियोजना समिति की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। मंत्री मंत्रणा समिति, नियम समिति व सामान्य परियोजना समिति की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। निर्णायक मत TIE की स्थिति में देने का अधिकार होता है लोकसभा अध्यक्ष को। निर्णायक मत TIE की स्थिति में देने का अधिकार होता है लोकसभा अध्यक्ष को। नोट लोकसभा महासचिव संसद के अस्थायी पदाधिकारी का कार्यकाल 60 वर्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायित्व होता है। लोकसभा महासचिव संसद का स्थायी पदाधिकारी कार्यकाल 60 वर्ष होता है। लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है लोकसभा का महासचिव। लोकसभा की अध्यक्षता अध्यक्ष या पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष करता है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर सभापति तालिका 10 नाम में से किसी एक अध्यक्ष कर्तव्य के निर्वहन हेतु राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करता है। लोकसभा की अध्यक्षता पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्षता का पद रिक्त होने पर सभापति तालिका 10 नाम में से किसी एक को अध्यक्ष कर्तव्य के निर्वहन हेतु राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष की तरह लोकसभा सदस्यों द्वारा चुनाव होता है। लोकसभा उपाध्यक्ष का सदन का जीवन पर्यंत पद धारण करता है। लोकसभा उपाध्यक्ष पद की समाप्ति लोकसभा अध्यक्ष की तरह होता है। यह अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होकर प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अध्यक्ष की तरह लोकसभा सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है। लोकसभा उपाध्यक्ष का सदन के जीवन पर्यंत पद धारण करता है। लोकसभा उपाध्यक्ष पद की समाप्ति लोकसभा अध्यक्ष की तरह होता है। लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होकर प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा का उपाध्यक्ष सदन का नेता लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता का अभिप्राय प्रधानमंत्री से है। राज्यसभा में सदन के नेता को प्रधानमंत्री मनोनीत करता है। लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता का अभिप्राय प्रधानमंत्री से है। राज्यसभा में सदन के नेता को प्रधानमंत्री मनोनीत करता है।
विहिप सचेतक। सदन के नियम संसदीय संविधि तथा संविधान में उल्लेख नहीं है। विहिप सचेतक। सदन के नियम संसदीय संविधि तथा संविधान में उल्लेख नहीं है। विहिप सचेतक। संसदीय परंपरा पर आधारित है। विहिप सचेतक। संसदीय परंपरा पर आधारित है। विहिप सचेतक। विहिप सचेतक कार्य है सदन में जो पार्टी के सदस्यों के व्यवहार पर नज़र एवं उपस्थिति बनाए रखता है। विहिप सचेतक कार्य है सदन में पार्टी के सदस्यों के व्यवहार पर नज़र एवं उपस्थिति बनाए रखता है। विहिप सचेतक। विपक्ष के नेता। विपक्ष के नेता। संविधान के बजाय सदन के नियम एवं संसदीय संविधि में उल्लेख है। संविधान के बजाय सदन के नियम एवं संसदीय संविधि में उल्लेख है। विपक्ष के नेता का। विपक्ष के नेता कार्य है सरकार के कार्यों की उचित आलोचना एवं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना। विपक्ष के नेता कार्य है सरकार के कार्यों की उचित आलोचना एवं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना। विपक्ष का नेता कार्य 1965 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता देना। 1965 में पहली बार विपक्ष के नेता का मान्यता देना विपक्ष के काल है। 1977 में लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता को महत्ता मिली। 1977 में लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता को महत्ता मिली। 1965 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता मिली। 1977 में लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता को महत्ता मिली। 1977 में लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता को महत्ता मिली। विपक्ष नेता के वेतन भत्ते तथा सुविधाएं कैबिनेट मंत्री की तरह मिलता है। विपक्ष के नेता के वेतन भत्ते तथा सुविधाएं कैबिनेट मंत्री की तरह मिलते हैं। सदन में 1/10 सदस्य 55 सदस्य होने पर ही दर्जा मिलता है विपक्ष के नेता का। सदन में 1/10 सदस्य 55 सदस्य होने पर ही दर्जा मिलता है विपक्ष के नेता का। संसदीय कार्यवाही के साधन प्रश्नकाल। संसदीय प्रक्रिया नियमों का उल्लेख नहीं है। संसदीय कार्यवाही के साधन प्रश्नकाल। संसदीय प्रक्रिया नियमों में उल्लेख नहीं है। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल हेतु 1 से 12 बजे तक होता है। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल हेतु 1 से 12 बजे तक होता है। 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न मंत्री द्वारा मौखिक उत्तर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्न में मंत्री द्वारा मौखिक उत्तर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न मंत्री द्वारा लिखित उत्तर अनुपूरक प्रश्न नहीं है। अतारांकित प्रश्न मंत्री द्वारा लिखित प्रश्न अनुपूरक प्रश्न नहीं है। अल्प सूचना में 10 दिन पूर्व नोटिस देकर दिया जाता है प्रश्न। अल्प सूचना में 10 दिन पूर्व नोटिस देकर प्रश्न पूछा जाता है। 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। तारांकित प्रश्न अतारांकित प्रश्न एवं अल्प सूचना प्रश्न। मंत्रियों के अतिरिक्त प्राइवेट सदस्यों से भी प्रश्न पूछा जाता है। मंत्रियों के अतिरिक्त प्राइवेट सदस्यों से भी प्रश्न पूछा जाता है। मंत्री द्वारा मौखिक उत्तर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न में मंत्री द्वारा लिखित उत्तर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अल्प सूचना में 10 दिन पूर्व नोटिस देकर। संसद सत्र। सामान्य वर्ष में 3 बार संसद सत्र लगता है। बजट सत्र होता है फरवरी मई में। मानसूनी सत्र लगता है जुलाई सितंबर में। शीतकालीन सत्र लगता है नवंबर दिसंबर में। समान्यतः वर्ष में तीन सत्र होता है संसद सत्र का। बजट सत्र फरवरी से मई तक। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक। शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक। नोट: 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी एक साल में तीनों सत्र चले यह अनिवार्य नहीं है। 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी एक साल में तीनों सत्र चले यह अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रपति प्रत्येक सदन को समय समय पर सत्र हेतु समय जारी करता है।